चाहे फ्रेंच ओरिजिन देखो या फिर लैटिन, द टर्म क्वाड्रेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड जिसका मतलब होता है टू मेक स्क्वायर्स। यानी कि ऐसे इक्वेशंस में हमें दिखेंगे वेरिएबल्स के स्क्वायर्स एज देयर हाईएस्ट पावर्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्सेट्रा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ऐसे इक्वेशंस जहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है 2, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि कहीं पर भी अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिख जाए जिसका जनरल फॉर्म हो कुछ ऐसा, ax² + bx + c = 0, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यार अगर a ही 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा x² का टर्म ही गायब हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहेगा, है ना। तो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे a b c दे आर ऑल रियल नंबर्स। तो मतलब कहीं पर भी दूर दूर तक छुपे हुए भी कहीं पर भी अगर हमें ax² + bx + c = 0 इस वाले फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन दिख जाए तो समझ लो कि वो और कोई नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। 5x² + 4 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कंपेयर करते हैं। ax² + bx + c = 0। यहाँ पे क्या है? ax² का फॉर्मेट तो है, bx यहाँ पे 0 है, दैट शुड बी फाइन, +4 = 0, यानी कि ये इसी फॉर्मेट में है, करेक्ट। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। -7x + 14 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अच्छा, अब बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ मैम ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या हो गया अगर यहाँ पे ax² वाला टर्म 0 है? अरे भाई, अगर ax² वाला टर्म ही 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है का, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, है कि नहीं। तो इसीलिए उस डेफिनेशन में बोला गया है ax² + bx + c = 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगला देखते हैं। 6x² + 5x = 0, इसका क्या? ये ax² इसमें है, bx भी है, c यहाँ पे 0 है, बट वो तो चलेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिर्फ a नॉन 0 होना चाहिए, b या c तो 0 हो ही सकता है, तो इसीलिए इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आ गया है हमारा चौथा एग्जाम्पल, विच इज x³ + x² + x + 1 = 0। यहाँ पर क्या गड़बड़ सी लग रही है? यहाँ पर गड़बड़ ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है विच इज x³, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 ना होके 3 है, तो यानी कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलो बच्चों, अब ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, बट अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? चलो सुनते हैं रामानंद की कहानी। तो रामानंद की गांव में एक जमीन है जिसका एरिया है 1500 स्क्वायर फीट, लेकिन रामानंद को ये नहीं पता है कि उसका जो प्लॉट है उसका लेंथ या फिर ब्रेड्थ कितना है। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसका जो प्लॉट है वो एक रेक्टेंगल के शेप में है और उसका एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। अब कुछ दिनों से रामानंद को ये दिक्कत आने लगी कि गांव में आसपास के जो लोग हैं वो उसके प्लॉट में घुस जाते थे और वहाँ पर गंदगी वगैरह फैला देते थे। तो रामानंद ने सोचा एक काम करते हैं, मैं अपने प्लॉट का एक फेंसिंग करवा लेता हूँ, यानी कि एक बाउंड्री लगवा देता हूँ, ठीक है। तो रामानंद एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा अच्छा भाई ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी जो ये प्लॉट है इसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को क्या जानना था? बाउंड्री ऑफ द प्लॉट, राइट। लेकिन रामानंद को तो ये पता ही नहीं था। तो रामानंद के पास सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन थी। एक तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि उसके पूरे प्लॉट का एरिया है 1500 स्क्वायर फीट, दूसरा इन्फॉर्मेशन उसके पास ये था कि उसके प्लॉट की जो लंबाई थी यानी जो लेंथ थी वो ब्रेड्थ के 2 टाइम्स थी,
ठीक है, मतलब चौड़ाई जितनी थी उसका दुगुना था लंबाई। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। वो भी मान लेते हैं कि जो ब्रेड्थ है उसके रेक्टेंगुलर प्लॉट का दैट इज x, तो फिर उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ यानी कि 2x। ठीक है, रामानंद को क्या पता था कि एरिया जो है दैट इज 1500 स्क्वायर फीट, और किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा x इंटू 2x इज इक्वल टू 1500, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1500, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे हमारे आस पास के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप अपने फिजिक्स की दुनिया में देखो तो वहाँ पर ढेर सारे ऐसे इक्वेशंस हैं जहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिलते हैं। चाहे आप काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस को ले लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर आप अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस को ही ले लो, हर जगह देखने को मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका मतलब पढ़ना तो जरूरी है। तो चलो, यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं कुछ इक्वेशंस और हमसे ये पूछा जा रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं? हमें क्या पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इनको क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है? इनको होना है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और जहाँ पे a b c जो है ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। और देखो, इस तरह के सवालों का आंसर करने के लिए हड़बड़ी नहीं करना है, राइट? क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है क्वाड्रेटिक मतलब x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो एक बार में अगर x स्क्वायर नजर नहीं आया इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इस साइड क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 6 लिख सकते हैं। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, इधर 2x इधर भी 2x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचा +1, इधर से ये -6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, ax स्क्वायर यहाँ पे है, बिल्कुल है, प्लस bx नहीं है, b यहाँ पे 0 है, बट b के 0 होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर से फिर से c है, तो यानी कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं अगला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ क्या है? -2 इंटू 3 माइनस एक्स, तो -2 इंटू 3 हो जाएगा -6 और -2 इंटू -6 हो जाएगा +x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यानी कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे इक्वेशन की। बहुत से जो हड़बड़ी वाले बच्चे होते हैं ना, जिनको रश होता है कि भाई जल्दी जल्दी आंसर बताओ और निकलो, वैसे बच्चे इस तीसरे इक्वेशन को देखते ही बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स क्यूब है। अगर एक्स क्यूब है इसका मतलब x टू दी पावर 2 हाईएस्ट पावर नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बिना सॉल्व किए वो एकदम तुक्का लगा देंगे, लेकिन दैट इज नॉट एडवाइजेबल। पहले इसको सॉल्व करके देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी पता चलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, राइट हैंड साइड में क्या है? x माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं बच्चों तो क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ज़्यादा कुछ चेंज करने को है नहीं। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2s 6x इंटू एक्स दैट इज 6x स्क्वायर and this will be 3 into 2 into x 6x into 2 that is 12x। ठीक है, यहाँ तक ऑल ओके, एब्सोल्युटली ओके। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, मज़ेदार कहानी, दोनों तरफ एक्स क्यूब आ गया तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। जिस एक्स क्यूब के भरोसे आप स्टार्टिंग में ही कह रहे थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो तो रहा ही नहीं बेचारा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में ही एक्स क्यूब था। एक में एक्स क्यूब दिख रहा था, दूसरे में एक्स क्यूब छुपा हुआ था, इतना ही फर्क था। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, इधर हो गया माइनस 4x स्क्वायर, इधर से भी आ जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, इधर है माइनस एक्स प्लस 1, इधर से आ जाएगा प्लस 8, इधर से आ जाएगा माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x तो माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 दैट इज प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? बिल्कुल है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो चलो देखते हैं एक और प्रॉब्लम कि किस तरह से एक गिवन प्रॉब्लम को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये है हमारा प्यारा सा रोहन, ठीक है, और ये है रोहन की मम्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की जो मम्मा है वो 26 years ओल्डर है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360। we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब हमें पता तो है नहीं कि भाई एज कितना है, तो हम चलो मान लेते हैं कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है दैट इज x। अब हमें क्या पता है कि रोहन की जो मम्मा है उनका एज रोहन से 26 years ज़्यादा है, तो यानी कि मम्मा का एज हो जाएगा x प्लस 26। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360 आफ्टर 3 years। अब आप खुद बताओ 3 years के बाद, आफ्टर 3 years रोहन का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 3, इतना हो जाएगा। अच्छा, 3 years के बाद रोहन की मम्मा का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3, है ना, इतना ही हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये आफ्टर 3 years वाला जो एज है ना रोहन का और उसकी मदर का, इसके बीच में क्या रिलेशन है? इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट प्रोडक्ट विल बी 360 डिग्री। तो इसका मतलब x प्लस 3 जो रोहन का एज होगा 3 साल के बाद इनटू जो मदर का एज होगा x प्लस 26 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 360। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। फर्दर सॉल्व करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर तो 29x प्लस 3x तो 32x माइनस 360 में से हम 87 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? ये मुझे क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमको रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है। रोहन का प्रेजेंट एज तो हमने x माना था, तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो रोहन का प्रेजेंट एज आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे कैसे वो हम अभी सीखने वाले हैं।
है ना। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर एक गिवन सिनेरियो दिया है या एक गिवन प्रॉब्लम दिया है, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे, वो सीख रहे हैं अभी हम। उसके बाद सीखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई होती। अब ऑब्वियसली बात है, किसी भी चीज़ की अगर स्पीड कम हो जाएगी, जैसे मान लो अगर कोई एरोप्लेन बहुत स्पीड से जा रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर जगह तक जाने में टाइम कम लगेगा क्योंकि वो बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसका जो टाइम टेकन है वो बढ़ जाएगा, धीरे धीरे जा रहा है तो टाइम टेकन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट डू वी वांट, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाएंगे, वही तो सीख रहे हैं अभी हम। तो मान लेते हैं कि ये जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है इसको हम x मान लेते हैं। लेट अस से द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा एक छोटी सी चीज़ हमें ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है साइंस में भी, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमें पता ही है, राइट। कुछ खास बताने वाली बात तो है नहीं। कितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं दैट इज इक्वल टू स्पीड, की स्पीड से हम जा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो में क्या हो रहा है, मेरा जो डिस्टेंस है दैट इज 480। ठीक है, पहले केस में मेरा डिस्टेंस है 480 और ये वाला डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं हम स्पीड x के साथ। टाइम कितना लग रहा है हमें, लेट अस से हमें लग रहा है टाइम t। ठीक है, ये हमारे पहले सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम कवर कर रहे हैं सेम डिस्टेंस विच इज़ 480, लेकिन अभी हमारी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि पहले अगर x था तो अब x माइनस 8 है। और टाइम टेकन कितना है, 3 आवर्स मोर, यानी कि पहले अगर t था तो अभी हो जाएगा t प्लस 3। ठीक है, ये मेरा दूसरा सिनेरियो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा, क्योंकि हमें एक ही इक्वेशन चाहिए है ना, क्योंकि हमको ये x और t दो वेरिएबल्स हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस पहले इक्वेशन से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 480 बाई x, ये हम लिख सकते हैं पहले इक्वेशन से। और अब इस t की वैल्यू को हम पुट कर देंगे हमारे इस दूसरे इक्वेशन में। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 480 इज इक्वल टू x माइनस 8 इंटू 480 बाई x प्लस 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ से हम x माइनस 8 को अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x 480 प्लस 3x। ठीक है, अब इसके बाद कुछ खास करना नहीं है, सिंपल इसको सॉल्व करते जाना है। तो जैसे मान लो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हो जाएगा 480x और इधर हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 480x इज इक्वल टू 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480, दिस इज 3840 माइनस 24x। ठीक है, अब देखो 480x हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ा 24, सो माइनस 8x प्लस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 8 ज़ा 24 0।
तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस गिवन प्रॉब्लम के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अगर स्पीड हमको सच में निकालनी है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि इक्वेशंस बनाते कैसे हैं एक गिवन सिचुएशन के लिए, एक गिवन प्रॉब्लम के लिए। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा उसकी इक्वेशन को फ्रेम करना, राइट। उसके बाद ही तो उसे सॉल्व करोगे। तो बच्चों अब तक में हमें ये तो समझ में आ गया कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते कैसे हैं। अगर एक गिवन प्रॉब्लम दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कैसे करेंगे, या फिर एक गिवन सिचुएशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे गिवन प्रॉब्लम को। बट अब ये जानना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। सो व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल x है तो उस x की वैल्यू निकालना को ही हम कहते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहला तरीका विच इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बोले तो अगर हमारे पास कोई भी गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे हम उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टर्स क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर या एक्सप्रेशन जो उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर जाए, राइट, उसी को हम फैक्टर कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मुझे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ x - 5 × x + 2 = 0। यानी कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके ये दोनों फैक्टर्स है, x - 5 इसका एक फैक्टर है, x + 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। बट यहाँ पे आता है एक अहम सवाल कि हम इन फैक्टर्स को लिख कैसे रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि यार x - 5 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि जब हम ऐसे पूछते हैं कि भाई 6 के फैक्टर्स बताओ तो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं 2 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है, 6 खुद अपना फैक्टर है, राइट, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू टेल। बट इस तरह के एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम कैसे बताएं कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर हमारी मदद में आ जाता है एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। किस किस बच्चे को याद है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है और कैसे करते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? जल्दी बताओ, चलो हाथ खड़े करो, जल्दी 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 पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में आप सभी ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन अगर आप भूल भी गए हो, नॉट टू वरी, क्योंकि मैं एक क्विक रिकैप दूंगी, बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिना समझे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम करते क्या है कि जो हमारा मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं 2 टर्म्स में। नाम से ही पता चल रहा है मिडिल टर्म क्या है। अगर हम हमारा जनरल फॉर्म ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0, तो इसमें मिडिल टर्म क्या है bx। तो bx को हम 2 टर्म्स के सम के तौर पे लिखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक नंबर है 5 को अगर मैं 2 नंबर के सम के तौर पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 4 + 1, मैं लिख सकती हूँ 3 + 2, राइट, 2 + 3, 1 + 4, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी जो मिडिल टर्म है इसको हम 2 टर्म के सम के तौर पे लिखते हैं, सच दैट ये जो 2 टर्म हैं इनका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म क्या है ax², लास्ट टर्म क्या है c। तो ax² और c का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होना चाहिए इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास जो भी है उसको तुमने किसी भी 2 टर्म के सम के तौर पे लिख दिया, नहीं, ऐसे 2 टर्म के सम के तौर पे लिखो कि उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ax² एंड c। ऐसा पॉसिबल भी होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो ये टेक्निक एग्जिस्ट करता है। चलो करके देखते हैं। तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, x² - 3x - 10 = 0। मिडिल टर्म क्या है -3x। -3x को मुझे 2 टर्म के सम के तौर पे लिखना है, सच दैट उनका प्रोडक्ट होगा पहला टर्म और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट। यहाँ पर पहला टर्म क्या है x², आखिरी टर्म क्या है -10, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -10x², ठीक है। तो -10 जिसका प्रोडक्ट हो, ऐसे 2 टर्म बताओ, 2 × 5, 5 × 2, यस 5 × 2 10 होता है, राइट, ठीक है। अब देखो 5 और 2 से क्या हम बीच वाले टर्म को लिख सकते हैं? बीच वाला टर्म है -3x, -3x को हम लिख सकते हैं -5x + 2x, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और -5x + 2x क्या होता है -10x², जो कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म है। मतलब बात बन गई है ना। तो चलो लिखते हैं। तो हमने क्या किया, x² - 5x
प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो टर्म्स का ग्रुप बना दिया, कॉमन निकाल लिया और देखो उससे हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। नॉट टू वरी, अभी इस तरह के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रही हूँ, सिर्फ टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। एटलीस्ट अप्रोच समझ में आया, एक लॉजिक समझ में आया। अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो चलो पेन और पेपर उठाओ और मेरे साथ साथ अगले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो चलो अब शुरू करते हैं इक्वेशन सॉल्व करना। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व? फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब देखो यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है? 7x। 7x को मुझे दो टर्म्स के सम के तौर पे लिखना होगा, सच दैट उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? a इंटू सी। यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 5√2। ये पूरे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? √2x²। अब देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 5√2 इंटू √2, दैट इज 5 इंटू 2 विच इज 10x², ठीक है। इसका मतलब 7x को हमें ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा दो टर्म्स के सम के तौर पे जिनका प्रोडक्ट 10x² हो। 7x को कैसे तोड़ सकते हैं? 4 + 3, बट 4x इंटू 3x हो जाएगा 12x², चलेगा नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 5x + 2x और 5x इंटू 2x हो जाएगा 10x², यानी कि ये चलेगा, है ना। तो चलो, तो ये हम लिखेंगे √2x² प्लस 7x की जगह लिख देंगे 2x + 5x। तो यहाँ लिख देंगे 2x + 5x + 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल सा सीन हो गया है। इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं √2x, तो अंदर बचेगा x प्लस √2। अब उसी तरह इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं 5, तो अंदर बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं? एक फैक्टर हो जाएगा √2x + 5, दूसरा हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं कह रही हूँ √2x + 5 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो ये वाला टर्म 0 है या फिर ये वाला टर्म 0 है, तभी तो प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो वो 0 आता है। यानी कि या तो ये 0 है, या तो √2x + 5 इज इक्वल टू 0 है, और या फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है। दोनों में से एक चीज़ तो होना ही है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। यहाँ से अगर देखो तो x की वैल्यू हो जाएगी -√2। और मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, दो x के वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो एक पॉसिबल वैल्यू है -5/√2, दूसरा पॉसिबल वैल्यू है -√2। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो चलो बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर वेट कर रहा है एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखते ही बहुत से लोगों के मन में एक हेजिटेशन सी आ रही है कि यार यहाँ पे ये चीज़ क्यों है? ये नहीं होती तो चीज़ें बहुत ईजी होती। और वो चीज़ क्या है? 1/8। क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये 1/8 के होने से जो है हमारी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान। अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेट अस गेट रिड ऑफ 1/8। कैसे? ऐसे करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो क्या ही होगी, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। पूरे चीज़ को हमने क्या किया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया ना आपके मनचाहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। हो गया या नहीं? बिल्कुल हो गया। अब हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमारा मिडिल टर्म क्या है? -8x। -8x को हमें दो टर्म्स के सम के तौर पे लिखना है, सच दैट उनका प्रोडक्ट होना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, विच इज 16x² होना चाहिए। -8x को 16x² में लिखना है। 16x²
कौन कौन से चीज़ों का ये मतलब कौन कौन से टर्म का प्रोडक्ट हो सकता है? 4 × 4 16 होता है और 4 + 4 8 भी होता है, राइट? तुरंत पहले गेस में ही आ गया, दैट इज रियली नाइस। तो अब -8x लिखना है तो हम -4x ऐसे लिख सकते हैं। तो -4x हो जाएगा -8x एंड -4x इंटू -4x हो जाएगा +16x²। ठीक है, अब यहाँ पे पहले दो टर्म में हम कॉमन ले सकते हैं 4x, तो अंदर बचेगा 4x -1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसीलिए हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 4x -1, क्योंकि मैंने -1 कॉमन ले लिया है। दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 4x -1 कॉमन है तो 4x -1 इंटू 4x -1 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ है, दोनों ही तो सेम टर्म है, तो बेसिकली इसका मतलब है 4x -1 का होल स्क्वायर ही आ रहा था यहाँ पे, है कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच, ये भी तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये भी कर सकते थे, जो हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फोकस किस पे था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। वरना यहाँ पर हम 16x² को लिख सकते थे 4x का होल स्क्वायर -2 इंटू 4x इंटू 1 +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता है? a² - 2ab + b² इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते थे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा भी हम कर सकते थे अगर हमें कोई स्पेसिफिक मेथड से ना करना होता। अभी चूंकि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नया नया सीखे हैं, उसको प्रैक्टिस करें, इसीलिए हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया। बट इंटरेस्टिंगली दोनों जगह हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/4। 1/4 दो बार क्यों लिखा? क्योंकि दो रूट्स मिल रहे हैं, x की दो वैल्यूज मिल रही है बट दोनों वैल्यूज बराबर हैं। थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के कई अलग अलग नेचर होते हैं। एक नेचर होता है कि दोनों रूट्स रियल हैं बट अनइक्वल हैं। एक नेचर होता है दोनों रूट्स रियल हैं बट इक्वल है। एक नेचर ऐसा भी होता है कि रूट्स रियल हैं ही नहीं। ठीक है, एनीवेज उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो है ये हमारे इस इक्वेशन का हो गया सॉल्यूशन। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे पूछा गया है फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose squares is 365। ध्यान से पढ़ना है, consecutive positive integers, एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स। सो लेट अस एज्यूम एक इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर कितना हो जाएगा? x + 1, क्योंकि कंजिक्यूटिव है तो एक 3 है तो अगला 4 होगा, एक 7 है तो अगला 8 ही होगा। तो x और x + 1 हमने मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365, यानी कि इन दोनों इंटीजर के स्क्वायर्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 365। तो सबसे पहले इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। x² + a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² दिस इज इक्वल टू 365। तो x² + x² ये हो जाएगा 2x² + 2x + 1 -365, तो ये हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x² + x -2 1 2 2 8 16 2 2 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मतलब +x को इस तरीके से स्प्लिट करना है एज सम ऑफ 2 टर्म्स सच दैट उनका प्रोडक्ट 182 आना चाहिए। अब ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है कि 182 का प्रोडक्ट क्या, मतलब के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना 182 का फैक्टराइजेशन कर लो। 2 9 8 2 1 2 3 तो नहीं 7 से कर सकते हैं। 7 1 7 7 3 21, तो यानी कि 182 को जो है ये हम 2 × 7 × 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हम 182 को कोई दो ऐसे नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं जिनके बीच का डिफरेंस या सम जो है वो 1 आए? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 7 × 2 14 होता है और इधर 13 है, यानी कि 182 को हम 14 × 13 लिख सकते हैं। और यहाँ पर x की जगह हम लिख सकते हैं +14x - 13x, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और इन दोनों का प्रोडक्ट देखोगे तो वो हो जाएगा 182x²। तो ये जो है ना, मैंने आपको बस
तरीका बताया कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि 182 को मैं कैसे लिखूं या फिर इस प्लस एक्स की जगह मैं कैसे लिखूं, उसका वो तरीका था। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 14, इधर -13 कॉमन लिया तो बचेगा एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है कि या तो x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 13 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू -14 भी हो सकती है, x की वैल्यू +13 भी हो सकती है। अब वापस से क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी है, तो x इज इक्वल टू -14 का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 13 और x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 14, तो हमारे दो इंटीजर्स हो जाएंगे 13 और 14। तुम्हारा आंसर आया क्या? तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पे बताया गया है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। ठीक है, मतलब अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो बेस का लेंथ है उससे 7 सेंटीमीटर लेस है इसका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बोले तो हाइट या फिर परपेंडिकुलर, जो भी बोल लो, लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मेरा बेस x है, बेस की वैल्यू अगर मैं x मानती हूँ तो ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 7। ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो यहाँ पर चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम फटाफट से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि नहीं, तो हम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169, दैट इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में एक ही साइड में रखें बेसिकली, अच्छा चलो वो बाद में कर लेंगे, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब अगर हम सबको एक साइड ले आएँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, करेक्ट, तो इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, चलो इस साइड। ठीक है, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म का इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से ऑफकोर्स। तो मिडिल टर्म है माइनस 7x, ऐसे 2 टर्म्स निकालने होंगे सच दैट उनका प्रोडक्ट हो 60 माइनस 60 एक्स स्क्वायर। 60 12 5 से 60 होता है और 12 और 5 के बीच का डिफरेंस भी 7 होता है। काम बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस 12x प्लस 5x। माइनस 12 प्लस 5 क्यों किया, क्योंकि हमें माइनस 7x चाहिए, राइट। तो जब हम सम करते हैं तो जो बड़ा वाला नंबर होता है हमारा उसी का साइन हमें मिलता है। अब माइनस 7x मिला है, इसका मतलब माइनस 12x होगा प्लस 5x होगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा x माइनस 12, इधर 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी रह जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 12 हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 5 भी हो सकती है। यहाँ पर माइनस 5 होना पॉसिबल है क्या,
किसी भी ट्रायंगल का बेस का वैल्यू माइनस में तो नहीं हो सकता है, राइट? तो इसका मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू विल नॉट वर्क। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 12। दैट मीन्स ये जो बेस है, ये बेस हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि ये जो परपेंडिकुलर है या फिर जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने अदर टू साइड्स की वैल्यू निकाल ली। अब देखो बच्चों, जिन भी बच्चों को ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ। जैसे ये जो बीच वाला टर्म होता है ना, इस टर्म पे फोकस करो, बट उससे ज़्यादा फोकस करो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या था, -60x² था। तो सबसे पहले ये देखो कि 60 को हम कौन से दो नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो 60 को फैक्टराइज कर लो, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ 6 × 10 भी 60 होता है, 12 × 5 भी 60 हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से, या फिर 30 × 2 भी 60 हो सकता है, या फिर 20 × 3 भी 60 हो सकता है। तो ऐसे आपको ना वो ऑप्शंस दिख जाते हैं जब आप उसको फैक्टराइज करते हो। फिर आप ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि क्या उन दोनों का सम या फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है क्या। अगर है तो आप समझ लो कि आपका काम हो चुका है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे ही आप 5-10 खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसके बाद आपको खुद ही नैक आ जाएगा कि देखते ही आप आइडिया लगा लोगे कि इसका कैसे करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और तरीका टू सॉल्व अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एक और नया अप्रोच, एक दूसरा तरीका जिससे हम एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो सेम ही बात है, मतलब ऐसी वैल्यूज, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, क्या मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होगा? नहीं होगा। इसका मतलब x = 1 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ, तो क्या मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होगा? यस, इसका मतलब x = 5 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे एक ऐसा फॉर्मूला जिसको अप्लाई करने पे हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट डायरेक्टली निकाल लेंगे, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब एकदम मज़ेदार फॉर्मूला है ये। कैसा है फॉर्मूला? पहली बार जब देखोगे तो भले ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, क्योंकि इससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? अगर हमारा गिवन इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि x की वैल्यू होगी -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो a, b और c, इन तीन वैल्यूज के ऊपर बेस करके हमने ये फॉर्मूला बना दिया, जिससे आप डायरेक्टली इस इक्वेशन के रूट को निकाल सकते हो। एक और बार देखो इस फॉर्मूले को, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। प्लस माइनस क्यों लिखा है ये बताने की ज़रूरत तो आई गेस नहीं है, क्योंकि रूट ओवर है, तो अब जैसे √4 है तो उसकी वैल्यू +2 भी होती है और उसकी वैल्यू -2 भी होती है ना। तो इसीलिए प्लस माइनस की वैल्यू। और वैसे भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 2 रूट्स निकलते हैं, 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 ऐसी वैल्यूज निकलती हैं जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होता है। ऐसा ही हमेशा होता है, ठीक है। तो वो 2 वैल्यूज कौन सी हुई? एक वैल्यू हो जाएगा -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा वैल्यू हो जाएगा -b - √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ग्रेट। अब इस फॉर्मूले में ये जो b² - 4ac है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म है b² - 4ac, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, जिसे हम d से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखने का आसानी से एक और तरीका ये हो सकता है कि x = -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a, जहाँ पर d डिस्क्रिमिनांट है जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। यहाँ तक क्लियर है? सुपर। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि d के वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, किस तरह के रूट्स हमें मिलेंगे एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
फॉर एग्जाम्पल, अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है, d की वैल्यू बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 होती है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ये दोनों अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यूज अलग अलग होंगी एंड दे विल बी रियल रूट्स। जैसे कि हमने वो एक सॉल्व किया था कुछ देर पहले, राइट, फैक्टराइजेशन से, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स निकले थे, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। देखा जाए तो 5 और -2 दोनों ही रियल नंबर्स हैं, लेकिन दोनों अनइक्वल हैं, तो इस तरह का सिचुएशन हो गया रियल अनइक्वल रूट्स। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप d की वैल्यू निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, तो इट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहां पर d की वैल्यू 0 के बराबर हो, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैसे सिचुएशन में द रूट्स आर इक्वल, वैसे सिचुएशन में जो दोनों रूट्स है, दोनों रूट्स का वैल्यू सेम होगा। और ऐसे भी कई सिचुएशंस आते हैं और आएंगे, इनफैक्ट अभी हम देखेंगे, जैसे जैसे हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन भी आते हैं। एंड फाइनली तीसरा सिनेरियो जहां पर d की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0। ऐसे सिचुएशन में जो रूट्स निकल के आएंगे दे विल बी इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स समझते हैं क्या हम सभी, मतलब जो रूट्स निकल के आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूट ओवर -5 आ जाता है तो रूट ओवर -5 क्या होता है, रियल नंबर होता ही नहीं है, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह के उस केस में इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे जो सीखा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमारे लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जब आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट यहाँ तक आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू याद रखनी चाहिए, और किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें बताता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड होता है, कुछ क्वेश्चन फाइंडिंग रूट्स ऑफ अ इक्वेशन पे बेस्ड होता है, बट ओवरऑल दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है उसके पहले क्या कर लो, इक्वेशन को देखते हुए a की वैल्यू लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू हो गई -3। इस माइनस को भूलना नहीं है, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म में माइनस नहीं रहता है। जनरल फॉर्म ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी +5, ठीक है। अब ये 3 वैल्यूज हमने लिख ली। अब बड़ी आसानी से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये हो गया -9 माइनस 40, सो दैट इज इक्वल टू -31। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई लेस दैन 0। हमने क्या देखा था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस दैन 0 है, इसका मतलब है इस गिवन इक्वेशन के होंगे नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। रूट्स इसके कैसे होंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट ही बताना था, जो हम बता चुके हैं कि दिस इक्वेशन विल हैव इमेजिनरी रूट्स। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ पर तो मैंने एक ही लिया है, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग वाला सिनेरियो है नहीं। अगर हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी ताकि इसके इक्वल रूट्स हों। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रही हूँ बच्चों कि इक्वल रूट्स होने के लिए हमारा कंडीशन क्या है। इक्वल रूट्स अगर हमें चाहिए तो कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0, ठीक है। अब आप वापस आते हैं हम इस गिवन इक्वेशन में। इस गिवन इक्वेशन में a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3, ठीक है, ये है।
ओके अब इस गिवन इक्वेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच विल बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। और हम कह रहे हैं कि इक्वल रूट्स होने के लिए इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि हम कह रहे हैं के स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24, दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, यानी कि के की वैल्यू होनी चाहिए रूट ओवर 24। रूट ओवर 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ओवर 6, क्योंकि 2 2 4, 4 इंटू 6 24, तो 2 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी कि जब k की वैल्यू 2 रूट ओवर 6 होगी तभी इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे पूछा गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस है। तो मान लेते हैं कि ब्रेड्थ है x, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है ना। ओके और क्या बोला गया है, इसका जो एरिया है, मतलब ये अंदर का जो ये पूरा एरिया है, इस एरिया की वैल्यू कितनी है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर लेंथ है 2x, ब्रेड्थ है x, दिस इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी कि x इज इक्वल टू रूट ओवर 400, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि भाई x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि भाई एक रेक्टेंगल, एक फील्ड का लेंथ या ब्रेड्थ नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हम x के पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे विच इज़ 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर्स, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या था, x यहाँ पे था ब्रेड्थ। अब अगर इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ हो जाएगा 2x विच इज 40 मीटर्स, तो ये हो जाएगा इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ। आसान था, बहुत आसान था। तुम्हारा आंसर आया क्या? तो चलो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया हो, इसके पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में इतना ज़्यादा सिंपल था कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, इनफैक्ट उसको लगाने की ज़रूरत है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब कोई सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ये कौन बताता है। अगर कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकल सकती है, x की कोई रियल वैल्यू होती है, तो ही वो इक्वेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, राइट। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो भाई x की वैल्यू निकालो, जो x यहाँ पर प्रेजेंट एज होने वाले हैं लोगों के। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो लेट अस से हमारे पास ये 2 दोस्त हैं, ये है पहला दोस्त और ये है दूसरा दोस्त, लेट्स से ये है हमारा टोपी वाला दोस्त, ठीक है। तो ये 2 दोस्त हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों का जो प्रेजेंट एज है उसका सम है 20 ईयर्स, मतलब अगर इसकी एज x है तो इसकी एज हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम हैज़ टू बी 20, ओके। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। अब देखो बच्चों 4 ईयर्स अगो, इस तरह के क्वेश्चंस तो अब मैं काफ़ी कराती हूँ, तो आई गेस आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। 4 ईयर्स अगो इसकी एज होगी x माइनस 4, इसकी एज होगी 20 माइनस x माइनस 4, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ईयर्स अगो इनकी जो एज थी, जैसे कि एक की एज थी x माइनस 4, दूसरे की एज थी 20 माइनस x माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट वाज 48। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे 20 माइनस 4 इज 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। इसको फर्दर करेंगे, x इंटू 16 हो जाएगा 16x, x इंटू माइनस x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 हो जाएगा माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस x हो जाएगा प्लस 4x,
इधर से भी 48 को इधर ही ले आते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -x² 16x + 4x 20x -64 -48 हो जाएगा -112 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर इस माइनस साइन को भी हटा दें तो फिर हमारा एग्जैक्ट ax² + bx + c के फॉर्म में हो जाएगा। तो हो जाएगा x² -20x + 112 इज इक्वल टू 0। हो गया यहाँ तक? ओके। अब यहाँ से जो हमारा ax² + bx + c वाला फॉर्म होता है उससे कंपेयर करते हुए हम लिख सकते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -20 और c की वैल्यू है 112। तो हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू निकालते हैं टू सी कि क्या यहाँ पर रियल रूट्स निकलेंगे, क्योंकि भाई प्रेजेंट एजेस निकालने हैं। तो प्रेजेंट एज जो है वो रियल नंबर ही हो सकता है, इमेजिनरी नंबर तो होगा नहीं, है ना। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? b² - 4ac। b² हो जाएगा 400 -4 × a × c, तो ये हो जाएगा 448। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो दिस इज -48। तो चूंकि डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन 0, इसका मतलब है इस केस में हमें मिलेंगे नो रियल रूट्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है इसके लिए हमें x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी विच इज रियल नंबर। अब अगर x का कोई रियल वैल्यू मिल ही नहीं रहा है तो भाई इनकी प्रेजेंट एजेस भी ऐसी मिल नहीं सकती है। इसका मतलब है यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि दिस सिचुएशन इटसेल्फ इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस के एंड तक। बट आप लोगों को सॉल्व करने हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस। बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है ये, आई थिंक यू ऑल वुड अग्री। एक बार अगर समझ में आ गई चीज़ें तो उसके बाद सॉल्व करने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलो अब आप आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुँचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ साथ देखा है यहाँ तक, और अगर आपने मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उसके बारे में भी हमें कॉमेंट में लिख के बता सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हो हमारे वेबसाइट या फिर हमारे ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे, learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने टेक्स्ट बुक से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने सॉल्व करो। जहां जहां आप फंसते हो, अटकते हो, हमारे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और हम जल्दी जल्द कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और धमाकेदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।